Hello everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well and preparing well for your board exams. I wish you all the luck and be safe, stay at home. And today we are continuing with our chapter on Second World War. So हम अपना क्लास 12th हिस्ट्री ISC बोर्ड को स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं. ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, देन प्लीज डू इट बिकॉज देन ओनली यू विल बी रिसीविंग अ नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोस. नाउ इसके अंदर आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो on the background of the second world war, then please go back and do watch it. तो उसका टाइटल इस तरीके से है, बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और साथ में लिखा है इंटरनेशनल रिलेशंस. तो वो आपके 1933 से लेकर 1939 तक के आपके इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें कवर हो रहे हैं. Then we have made our first video, that is part 1, जिसके अंदर सेम यही हेडिंग है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक. तो पार्ट 1 के अंदर हमने ओपनिंग मूव्स डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो देख लेना. देन इन दी पार्ट 2, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 2 में भी हमने ओपनिंग मूव्स को ही कंटिन्यू किया है. देन इन दी पार्ट 3 we discussed about the Axis offensive guidance. तो मैंने जब अपनी क्लास की शुरुआत की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको 4 फेजेस में बाइफरकेट किया है, यानी कि 4 फेजेस में डिवाइड किया है. सो नंबर 1 इज योर ओपनिंग मूव्स. ओपनिंग मूव्स वाला वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपकी वर्ल्ड वॉर की ओपनिंग हुई है. तो ओपनिंग हुई है का मतलब क्या है कि किस कंट्री ने किस कंट्री को अटैक करना शुरू किया. आपके एक्सेस फोर्सेस और अलाइड पावर्स के बीच में जो एक सॉर्ट ऑफ लड़ाई की जो शुरुआत हुई है वो हमने ओपनिंग मूव्स के अंदर डिस्कस किया है. नाउ कमिंग ऑन टू द वीडियो नंबर 3, दैट इज द पार्ट 3. उसके अंदर हमने डिस्कस किया है एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस, कि किस तरीके से आपकी जो एक्सेस फोर्सेस है उनका जो ऑफेंसिव है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी जो पावर है, जो उनका एरिया ऑफ कमांड है, वो सारी चीजें इंक्रीज हो रही है. नाउ कमिंग ऑन टू आवर पॉइंट नंबर 3. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट वाज रिगार्डिंग ओपनिंग मूव्स, उसके लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 रेफर करेंगे. आवर सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द एक्सिस ऑफेंसिव गाइडेंस, उसके लिए आप पार्ट 3 वाली वीडियो रेफर करेंगे. नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर वीडियो नंबर 4, लाइक पार्ट 4 ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इसके अंदर हम अपना थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं. तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बात कर रहा है, इट हैज बीन रिटन हियर the offensives held in check. कौन सा ऑफेंसिव? एक्सेस ऑफेंसिव. ठीक है. तो आपका जो एक्सेस फोर्सेस का जो ऑफेंसिव है उसको हेल्ड इन चेक. कौन सा ऑफेंसिव? एक्सेस. तो हमने जो अपना पार्ट 3 जो शूट किया है उसके अंदर हमने बात किया है एक्सेस ऑफेंसिव गाइडेंस, कि किस तरीके से आपकी जो एक्सेस फोर्सेस है उनका जो कमांड है, जो पावर है, वो बढ़ता जा रहा है. इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक, कि किस तरीके से अब आपके जो ऑफेंसिव्स होते हैं, यानी कि जो एक्सेस ऑफेंसिव्स है, जो आपकी एक्सेस फोर्सेस है, वो अब चेक के अंदर आती है. एक्सेस फोर्सेस में आपके कौन कौन से है? जर्मनी, इटली एंड जापान, मेजरली यही है. और आपके अलाइड के अंदर कौन कौन से है? ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए, ये वाली कंट्रीज आपकी. ठीक है. सो द ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक, कि किस तरीके से आपकी जो एक्सेस ऑफेंसिव्स है उनके ऊपर चेक होता है. चेक किसका चेक होगा? ऑब्वियसली एक्सेस के ऊपर कौन चेक रखेगा? आपकी अलाइड पावर्स. तो इस वाली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी एक्सेस फोर्सेस के ऊपर अलाइड पावर्स काउंटर अटैक करती हैं. तो अभी तक तो आपने पार्ट 3 वाली वीडियो में यही देखा कि एक्सेस फोर्सेस जीतती जा रही हैं, हर जगह आपका हिटलर जीत रहा है, मसोलिनी जीत रहे हैं, जापान वाले जीत रहे हैं. लेकिन अब आप देखोगे कि किस तरीके से आपकी जो अलाइड पावर्स है
वो भी अब जीतना शुरू हो जाती हैं और किस तरीके से वो काउंटर अटैक करती हैं आपकी एक्सिस फोर्सेस को। सो द ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक, ये आपका समर 1942 से लेकर टू द समर 1943 के अंदर हुआ है। तो अब लगा लो उसके आगे का एक और साल, यानी कि ओपनिंग मूव्स में आपका पहला का एक साल, फिर उसके बाद एक्सिस ऑफेंसिव वाइडन में उसका नेक्स्ट ईयर था। अब उसके बाद में ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक किस तरीके से आपके जो एक्सिस ऑफेंसिव्स हैं उनके ऊपर अलाइड पावर चेक कर रही है, उसका टाइम पीरियड क्या है 1942 से लेकर टू द समर ऑफ 1943। अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से 3 जगहों पर अटैक होता है। सो इन 3 सेपरेट एरियाज ऑफ फाइटिंग एक्सिस फोर्सेस वर डिफीटेड एंड began to lose ground। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अब आपकी एक्सिस फोर्सेस हारना शुरू हो जाती हैं। तो इन 3 सेपरेट एरियाज, 3 सेपरेट जगहों पर of fighting axis forces were defeated and began to lose ground। तो एक्सिस फोर्सेस डिफीट होना शुरू हो जाती हैं और वो अपना ग्राउंड लूज करना शुरू कर देती है। सो नंबर 1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिडवे आइलैंड। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, मिडवे आइलैंड के बारे में बात करेंगे कि वहां पर ऐसा क्या हुआ कि आपकी एक्सिस फोर्सेस डिफीट हो गई। नंबर 2 वी गोना टॉक अबाउट एल अलामीन। ठीक है, कि एल अलामीन में क्या हुआ कि आपकी एक्सिस फोर्सेस ने ग्राउंड लूज कर दिया, वो हारने लग गई और आपकी अलाइड पावर्स जीतने लग गई। नंबर 3 वी गोना टॉक अबाउट स्टेलिनग्राड। स्टेलिनग्राड में ऐसा क्या हुआ कि आपकी एक्सिस फोर्सेस हारने लगती हैं और अलाइड पावर्स जीतने लगती हैं। सो ये 3 जगहों पर क्या इवेंट्स रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आपका ये थर्ड पॉइंट बहुत ही छोटा सा है, बिकॉज आपको सिर्फ ये 3 जगहों के बारे में डिस्कस करना है कि वहां पर क्या क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी एक्सिस फोर्सेस हार जाती हैं और अलाइड पावर जीत जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम किन 3 जगहों के बारे में पढ़ने वाले हैं, किन 3 सेपरेट एरियाज ऑफ फाइटिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं। और वहां पर बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी एक्सिस फोर्सेस हारना शुरू हो जाती हैं और आपकी अलाइड पावर्स धीरे धीरे अब विक्ट्री की ओर जा रही हैं। So as we are continuing with our topic the Second World War and हम अपने थर्ड पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं और थर्ड पॉइंट के अंदर हमने ये बात डिस्कस की है कि the offensives held in check। तो किस तरीके से आपकी एक्सिस फोर्सेस के ऊपर अलाइड पावर्स एक तरीके का चेक रखती है, एक तरीके का काउंटर अटैक करती है, तो वो हमें देखना है। So we are going to start with our first very important point which is very crucial, that is Midway Island which happened in the time period June 1942। ठीक है, तो हम मिडवे आइलैंड के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मिडवे आइलैंड में ऐसा क्या हुआ कि एक्सिस फोर्सेस आपकी हार जाती हैं और अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है। देखते हैं कौन सी एक्सिस फोर्स आपकी यहाँ पर डिफीट हो रही है। सो एट मिडवे आइलैंड इन द पैसिफिक। तो मिडवे आइलैंड कहाँ पर है ये आपका, इन द पैसिफिक। पैसिफिक के पास में आपका मिडवे आइलैंड है, इन द पैसिफिक। द अमेरिकन्स बीट ऑफ अ पावरफुल जापानीज अटैक। सो आपको फर्स्ट वीडियो में ही मैंने कैटेगराइजेशन करके बताया था कि आपकी एक्सिस फोर्सेस में कौन कौन सी आती हैं, जर्मनी, इटली, जापान, और आपके अलाइड पावर्स में कौन कौन से आता है, आपका ब्रिटेन, यूएसएसआर, यूएसए, ये वाली कंट्रीज आपकी अलाइड पावर्स में आती हैं और ये वाली आपकी एक्सिस फोर्सेस में आती हैं। तो आप देखोगे कि मिडवे आइलैंड में जो कि पैसिफिक में है, द अमेरिकन्स बीट ऑफ अ पावरफुल जापानीज अटैक, यानी कि जो आपके अमेरिकन्स होते हैं वो किसको हरा देते हैं, जापानीज को। और अमेरिकन्स कहाँ के, आपके अलाइड पावर का पार्ट है, तो आपके अलाइड पावर एक्सिस फोर्सेस को हरा देती हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी ना एक्सिस ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अमेरिकन्स की विक्ट्री होती है ओवर जापानीज।
तो अमेरिकन जीत जाते हैं और जापानीज हार जाते हैं। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से आपके जापानीज हारते हैं और अमेरिकन जीतते हैं। सो एट मिडवे आइसलैंड इन द पैसिफिक the Americans beat off a powerful Japanese attack which included 5 aircrafts। ऐसा नहीं था कि जापानीज पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हार जाते हैं। तो which included 5 aircraft carriers, उनके पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, nearly 400 aircrafts, 17 large warships and an invasion force of 5,000 troops। तो आपके जापानीज जो होते हैं उनके पास भी 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, 400 एयरक्राफ्ट होते हैं, 17 लार्ज वॉरशिप्स होती हैं और इन्वेजन फोर्स होती है 500 ट्रूप्स की। लेकिन फिर भी ये आपके जापानीज हार जाते हैं और आपके अमेरिकन जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आप पहली बार ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आपकी एक्सिस फोर्सेस का डिफीट हो रहा है और अलाइड पावर की विक्ट्री हो रही है। तो उसकी तरफ अब हम चल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे, व्हाट वर द रीजंस व्हाई जापानीज वर डिफीटेड एंड अमेरिकन्स वर सक्सीडेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम अमेरिकन्स की सक्सेस के लिए क्या क्या कारण रहे हैं उसके ऊपर अब हम फोकस करेंगे। So now we are going to focus on what were the reasons like why Americans succeeded and the Japanese were defeated। तो क्या reasons रहे कि आपके जो जापानीज है वो डिफीट हो जाते हैं और आपके अमेरिकन सक्सीड हो जाते हैं। So there were several reasons for the American victory against heavier odds। तो बहुत सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से जो आपके अमेरिकन की विक्ट्री होती है अगेंस्ट हेवियर ऑड्स। तो बहुत सारे कारणों की वजह से आपके अमेरिकन जीत जाते हैं और जापानीज हार जाते हैं मिडवे आइलैंड वाले वॉर में, ठीक है। सो नंबर 1 फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है। तो आप लोग सब मूवीज वगैरह देखते होंगे, तो कोई भी आप मूवी देखते तो उसमें क्या होता है, कोड्स होते हैं। जैसे कि आर्मी वालों के भी कोड्स होते हैं आपस में, क्योंकि वो कोड लैंग्वेज में बात करते हैं तभी उनका मिशन सक्सेसफुल हो पाता है। तो इसी तरीके से जो आपके अमेरिकन होते हैं वो क्या करते हैं, दे हैड ब्रोकन द जापानीज रेडियो कोड। तो अमेरिकन ने ये वॉर जीतने के लिए क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और बड़ी पावरफुल इनकी स्ट्रैटेजी रही कि इन्होंने दे हैड ब्रोकन दी जापानीज रेडियो कोड। तो जो जापानीज का जो रेडियो कोड था वो इन्होंने ब्रेक कर दिया एंड न्यू एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर द अटैक वाज टू बी लॉन्च्ड। उसकी वजह से अमेरिकन को पता चल गया कि अब ये कहाँ हमला करने वाले हैं, नेक्स्ट अटैक इनका कहाँ होने वाला है, अब हमें अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्रेम आउट करना है। तो सारी की सारी बातचीत अमेरिकन को पता चलने लग गई। कैसे पता चलने लग गई, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दी जापानीज रेडियो कोड। तो अमेरिकन की विक्ट्री कैसे हुई मिडवे आइलैंड वाले उसमें, कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने जापानीज रेडियो कोड को ब्रोक कर लिया था। दे ब्रेक दी जापानीज रेडियो कोड। नंबर 1, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हमें कोड वर्ड्स पता चल जाए तो हम समझ सकते हैं ना कि ओके अब वो ये बात कर रहे हैं, अब वो यहाँ पर ये अटैक करेंगे या वो वहां पर वो अटैक करेंगे। सो दे न्यू एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर द अटैक वाज टू बी लॉन्च्ड। तो नंबर 1 जो आपका रेडियो कोड ब्रेक होता है जापानीज का, तो उसकी वजह से अमेरिकन सक्सेसफुल हो जाते हैं और जापानीज डिफीट हो जाते हैं। ये आपका फर्स्ट रीजन है। नाउ कमिंग ऑन टू द रीजन नंबर 2, द जापानीज वर ओवर कॉन्फिडेंट एंड मेड 2 fatal mistakes। जो आपके जापानीज थे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। देखो कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है कि आपको हर एक चीज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो फिर इट इज नॉट वेरी गुड, तो फिर आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। सो सेम हैपेंड विद जापानीज, द जापानीज वर ओवर कॉन्फिडेंट एंड मेड 2 fatal mistakes। क्योंकि अभी तक तो जापानीज आपके जीत ही रहे थे,
तो उनको लग रहा था कि हम तो एक्सेस फोर्सेस है, हम तो हमेशा ही जीतेंगे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे, तो इनसे 2 मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखते हैं वो कौन सी 2 मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से जापानीज हार जाते हैं और अमेरिकन सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो नंबर 1, दे स्प्लिट देयर फोर्सेस, thus allowing the Americans to concentrate on the main carrier force। तो पहला जो फैटल मिस्टेक रही है वो ये रही है कि आपके जापानीज ने क्या किया, अपने जो फोर्सेस थी यानी कि जो उनकी आर्मी थी उन्होंने उनको स्प्लिट अप कर दिया। मान लो मेरे पास 100 लोगों की आर्मी है, तो मैंने 10 लोग आर्मी वाले इधर भेज दिए, 10 उधर भेज दिए, 10 उधर भेज दिए, तो मैंने उसका बाइफर्केशन कर दिया, यानी कि मैंने 100 सोल्जर्स को 10-10 के उसमें जाकर फैला दिया, भेज दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिकन के लिए आसान हो गया कि वो उनके कैरियर फोर्स पे, जो मेन कैरियर फोर्स है, वो उस पे पूरी की पूरी फोर्स ले जाकर इकट्ठे अटैक कर दे। तो आपको समझ में आएगा कि ये रीजन रहा कि आपके अमेरिकन की विक्ट्री होती है और जापानीज का डिफीट होता है। क्यों डिफीट होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी फोर्सेस को स्प्लिट अप कर दिया था, जिसकी वजह से मेन कैरियर फोर्स के ऊपर जब अटैक हुआ तो अमेरिकन जीत गए। अमेरिकन ने उनकी मेन कैरियर फोर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऑब्वियसली दे गोना विन, ठीक है, तो वो जीत जाएंगे। तो ये आपका रीजन नंबर 2 रहा। तो पहला कि रेडियो कोड ब्रेक कर लिया था, दूसरा कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को जापानीज ने स्प्लिट अप कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिकन फटाफट से जीत गए। नाउ कमिंग ऑन टू द रीजन नंबर 3 कि किस तरीके से इनकी एक और गलती रही। दे अटैक्ड विद एयरक्राफ्ट्स फ्रॉम ऑल 4 कैरियर्स। तो इन्होंने जब अटैक किया तो अटैक के टाइम पर इन्होंने क्या किया, जितने इनके 4 मेजर कैरियर्स थे उन चारों के चारों कैरियर्स से इन्होंने इकट्ठे अटैक किया simultaneously। So when they were all rearming, the entire fleet was extremely vulnerable। So मान लो कि चारों जगह से मैं इकट्ठे अटैक कर रही हूँ, ठीक है। They attacked with aircrafts from all 4 carriers। तो चारों 4 कैरियर्स की तरफ से एयरक्राफ्ट के अंदर जो 4 कैरियर्स थे उनसे इन्होंने इकट्ठे अटैक किया। इकट्ठे अटैक किया का मतलब क्या है कि इकट्ठे जब वो वेपन्स होते हैं उसके अंदर जो गोलियां वगैरह होती है, जब वो खत्म हुई होंगी, तो जब व्हेन दे वर रीआर्मिंग मतलब अपने वेपन्स को री एग्जीक्यूट कर रहे हैं या बुलेट्स फिल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर जब अमेरिकन अटैक करेंगे तो एकदम से इनकी कंडीशन vulnerable हो गई। So when they were all rearming, the entire fleet was vulnerable। तो इनकी entire fleet एकदम vulnerable condition में हो गई थी, जिसकी वजह से ये हार गए। जापानीज का डिफीट हो गया और अमेरिकन सक्सेसफुल रहे। अगर जापानीज को जीतना था तो उनको क्या करना चाहिए था, पहले एक जगह से अटैक करते और मतलब दूसरा जब दूसरी जगह पर रीआर्मिंग हो रही है तो एक जगह पर कम से कम एक जगह से तो फायरिंग होती रहे, तभी तो वॉर रुकेगी ना, ठीक है। So these were the 3 major reasons why Japanese were defeated and Americans were succeeded। I hope आपको मिडवे आइलैंड जो कि आपका जून 1942 में हुआ है, आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो कि आपका एल अलामीन है उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको मिडवे आइलैंड समझ में आ गया है। So as we all know, we are doing Second World War and the time period is from 1939 to 1945 and we are discussing our topic the offensives held in check कि किस तरीके से आपकी जो एक्सेस पावर है उनके ऊपर अलाइड पावर्स का एक काउंटर अटैक होता है, तो वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। So we have already discussed मिडवे आइलैंड। तो मिडवे आइलैंड में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से आपकी एक्सेस फोर्सेस डिफीट हो जाती है और अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिगार्डिंग एल अलामीन। तो हम एल अलामीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी दूसरी प्लेस है जहाँ पर फाइटिंग हो रही थी, जहाँ पर लड़ाई हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सो एल अलामीन इज अ टाउन इन इजिप्ट। क्या है ये एल अलामीन? क्या है? इट्स अ टाउन
इन इजिप्ट। तो इजिप्ट के अंदर आपके एक टाउन है, उस टाउन का नाम है एल अलामीन, ठीक है। एंड एल अलामीन हैपेंड इन अक्टूबर 1942। अक्टूबर 1942 में आपका एल अलामीन वाली वॉर हुई है, मतलब उस जगह पर ये लड़ाई लड़ी गई है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, कौन जीतता है और कौन हारता है, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आपकी एक्सेस फोर्सेस डिफीट हो रही है और अलाइड पावर को विक्ट्री मिल रही है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है। सो एट एल अलामीन इन इजिप्ट, तो यानी कि एल अलामीन कहाँ पर है आपके इजिप्ट में। रोमेल्स अफ्रीका कॉर्प्स, रोमेल कहाँ के आपके, ये है आपके जर्मनी के, रोमेल कहाँ के हैं, जर्मनी के। और अफ्रीका कॉर्प्स का यहाँ पर क्या मतलब है, मिलिट्री यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिलिट्री यूनिट, राइट। सो अर्विन रोमेल जो कि एक कमांडर के फॉर्म में आपके हिटलर ने अपॉइंट किए थे, एंड ही वाज कमांडिंग दैट मिलिट्री यूनिट। विच मिलिट्री यूनिट, अफ्रीका कॉर्प्स। तो अफ्रीका कॉर्प्स को जो कमांड कर रहे थे वो आपके थे अर्विन रोमेल। तो एल अलामीन, एट एल अलामीन इन इजिप्ट, तो एल अलामीन की वॉर आपकी कहाँ पर हो रही है, इजिप्ट में। इजिप्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम एल अलामीन है। सो इट इज हैपनिंग इन इजिप्ट एंड रोमेल इज लीडिंग दैट, यानी कि अर्विन रोमेल्स अफ्रीका कॉर्प्स वर ड्रिवन बैक बाय द ब्रिटिश 8th आर्मी कमांडेड बाय मोंटगोमेरी। यानी कि आपके जो अफ्रीका कॉर्प्स है, यानी कि जो जर्मनी की मिलिट्री यूनिट है, वो ड्रिवन बैक बाय द ब्रिटिश 8th आर्मी। तो ब्रिटिश की 8th आर्मी ने आपकी जो जर्मनी की जो आर्मी है उसको वहां से हटा दिया था। वो ड्रिवन बैक बाय द ब्रिटिश 8th आर्मी कमांडेड बाय मोंटगोमेरी। तो ब्रिटिश की आर्मी को कौन कमांड कर रहे हैं, आपके मोंटगोमेरी, और जर्मनी की आर्मी को कौन कमांड कर रहे हैं, आपके अर्विन रोमेल। So now you are getting the point that Germany versus Britain is happening at that point of time. यानी कि आपके जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो रही है, और कहाँ पर हो रही है, इजिप्ट के अंदर। तो जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन हैपनिंग। तो जर्मनी आपका किसका पार्ट है, जर्मनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सिस फोर्सेस। जर्मनी आपका किसका पार्ट है, एक्सिस फोर्सेस का। और ब्रिटेन आपका किसका पार्ट है, अलाइड पावर का। तो आप देखोगे कि किसकी विक्ट्री होती है इसमें, इस लड़ाई में किसकी विक्ट्री होती है, ब्रिटेन की, यानी कि आपकी अलाइड पावर की विक्ट्री होती है। नाउ हाउ द विक्ट्री हैपेंड, किस तरीके से विक्ट्री मिलती है ब्रिटेन को, किस तरीके से आपके अलाइड पावर जीत जाते हैं, वो देखेंगे हम। सो व्हाई द अलाइज वर सक्सेसफुल, कि ऐसा क्या रीजन रहा कि आपके अलाइज सक्सेसफुल हो जाते हैं और आपके जर्मनी वाले हार जाते हैं इस वॉर में। सो नंबर 1, बिकॉज ड्यूरिंग दिस 7 वीक पॉज, जब ये वॉर हो रही थी तो बीच में 7 हफ्तों का पॉज रखा गया था, यानी कि 7 वीक्स के लिए वॉर को बीच में पॉज कर दिया गया था। बिकॉज ड्यूरिंग दिस 7 वीक पॉज massive reinforcement had arrived so that the Germans and Italians were heavily outnumbered. So क्या हुआ बीच में जब 7 वीक का पॉज हुआ, because during the 7 week pause massive reinforcement had arrived, तो बहुत सारी चीजों की reinforcement किया गया, यानी कि आपके आर्मी कमांडर्स वगैरह सबका रीएनफोर्समेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, दैट जर्मन्स एंड इटालियंस वर हेवीली आउटनंबर्ड। यानी कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की आर्मी में इतना ज्यादा रीएनफोर्समेंट किया गया जिसकी वजह से आपके जर्मनी और इटली हेवीली आउटनंबर्ड हो जाते हैं, यानी कि वो जर्मनी वालों को और इटली वालों को हटा देते हैं। यहाँ पर इटालियंस क्यों आ गया, बिकॉज जर्मनी एंड इटली आर बोथ एक्सेस पावर। तो हमने डिस्कस किया ना, एक्सेस पावर में आपका कौन कौन से आते हैं, जर्मनी, इटली, जापान।
तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर जर्मनी और इटली आपस में क्या है, फ्रेंड्स है. So during the 7-week pause, massive reinforcement had arrived so that the Germans and Italians were heavily outnumbered. तो पहला रीजन क्या रहा अलाइज की विक्ट्री का, दैट इज कि मैसिव रीइंफोर्समेंट उन्होंने किया, यानी कि आर्मी के अंदर और लोगों का एनफोर्समेंट एनरोलमेंट किया. ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, allied power was vital. So allied power is very important, is very crucial. So allied power was vital, constantly attacking the Axis forces. अब आपकी जो allied power है वो बहुत ज़्यादा vital है, important है, and constantly क्या कर रही है, attack कर रही है आपके Axis forces को, and sinking their supply ships as they crossed the Mediterranean. और साथ ही साथ क्या कर रही हैं आपकी, पहला अलाइड पावर वाइटल है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन अटैकिंग द एक्सिस फोर्सेस एंड सिंकिंग देयर सप्लाई शिप्स. उनके जो सप्लाई शिप्स आ रहे हैं एक्सिस फोर्सेस के, उनको सिंक कर रही हैं यानी कि उनको डुबा रही हैं एज दे क्रॉस द मेडिटेरेनियन. जैसे ही एक्सिस फोर्सेस की सप्लाई शिप्स आपके मेडिटेरेनियन वाले रीजन के वहां पर आती है, यानी कि मेडिटेरेनियन के पास आती है, तो वहीं पर उनको पानी के अंदर ही डुबा देते हैं, सिंक कर देते हैं उन सप्लाई शिप्स को. सो हियर वी हैव कवर्ड 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि व्हाई द एलाइज वर सक्सेसफुल. नंबर 1, जब 7 वीक का पॉज लगा तो ब्रिटेन ने क्या किया, मैसिव रीइंफोर्समेंट किया, यानी कि अपने आर्मी के अंदर बहुत सारे ट्रूप्स को उन्होंने भर्ती कर लिया, एनरोलमेंट कर लिया बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स का. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 में कि जिसकी वजह से जर्मनी और इटली वाले आउट नंबर्ड हो गए. पॉइंट नंबर 2 इज कि जैसे ही उनकी सप्लाई शिप्स आती थी आपके एक्सिस फोर्सेस की, सो अलाइड पावर्स उनको क्या कर देती थी, एकदम से ही उनकी शिप्स को सिंक कर देती थी. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई इजिप्ट में हो रही है और किसके बीच में हो रही है, जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में हो रही है. ब्रिटेन आपके विक्टोरियस रहते हैं और ये 2 पॉइंट्स की वजह से आपके अलाइज सक्सेसफुल हो जाते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आ गया है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाई एल अलामीन वाज अनदर टर्निंग पॉइंट इन दी वॉर. सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एल अलामीन was another turning point in war. Why? क्यों एल अलामीन एक टर्निंग पॉइंट रहा आपकी वॉर में? देखते हैं इसके क्या क्या रीजंस रहे हैं. सो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि आपके जो जर्मनी होता है उनका डिफीट हो जाता है और ब्रिटेन जो होते हैं वो आपके जीत जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी एक्सिस फोर्सेस का डिफीट होता है और अलाइड पावर की विक्ट्री होती है. सो पॉइंट नंबर 1 कि हम इसे टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहे हैं. इट प्रिवेंटेड इजिप्ट एंड स्विस कैनाल फ्रॉम फॉलिंग इनटू जर्मन हैंड्स. ठीक है, ये क्या प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंटेड इजिप्ट एंड स्विस कैनाल फ्रॉम फॉलिंग इनटू जर्मन हैंड्स. देखो, जब ये एल अलामीन पे जो वॉर हुई है इसके अंदर आपके जर्मनी का डिफीट हो गया है एंड ब्रिटिशर्स आपके सक्सीड कर गए हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि जर्मनी हार गई, तो जर्मनी हार गई तो इसका मतलब जर्मनी को इजिप्ट वाला रीजन अब नहीं मिलेगा और उनको वो स्विस कैनाल वाला रीजन भी नहीं मिलेगा. सो क्योंकि एल अलामीन कहाँ पर हो रहा है, इज अ टाउन इन इजिप्ट. So it prevented Egypt and Suez Canal from falling into German hands. तो यानी कि अब कोई चांसेस नहीं है कि जर्मनी को आपका इजिप्ट और स्विस कैनाल वाला एरिया मिलेगा. सो ये पहला टर्निंग पॉइंट रहा. ठीक है, बिकॉज जर्मनी तो वॉर में हार गए हैं तो उनको इजिप्ट और स्विस कैनाल कैसे मिल सकता है, वो तो अब मिलेगा नहीं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, इट एंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ a link up between the Axis forces in the Middle East and those in Ukraine. मान लो अगर जर्मनी ये वाली वॉर जीत जाती, अगर जर्मनी ये वॉर जीत जाती तो वो और
एक्सेस फोर्सेस के साथ कनेक्ट कर पाती। अगर मैं एज अ कंट्री विक्टोरियस हूँ, मान लो मैं एक कंट्री हूँ और मैं जीत रही हूँ, तो मेरे साथ और कंट्रीज क्या करना चाहेंगी, लिंकअप करना चाहेंगी। सो अब वो भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अब जर्मनी वॉर में हार चुका है। सो इट एंडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिंकअप बिटवीन द एक्सेस फोर्सेस। अब एक्सेस फोर्सेस के बीच में एक लिंकेज का जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो जाती है इन दी मिडिल ईस्ट एंड दोज इन यूक्रेन। अगर जर्मनी सोचता कि मैं मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज के साथ और यूक्रेन वाली कंट्रीज के साथ एक सॉर्ट ऑफ लिंक मेंटेन करूं, सो वो वाली पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई, क्योंकि अब वो वॉर में हार चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो मिडिल ईस्ट और यूक्रेन वाली कंट्रीज के साथ अब एक बेटर कनेक्ट नहीं फॉर्म कर पाएंगे। सो आई होप आपको पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, मोर देन दैट it led on to the complete expulsion। अब क्या हुआ? complete expulsion of Axis forces from North Africa। एक और बात हुई, वो एक और बात क्या थी कि more than that it led to the complete expulsion of Axis forces from North Africa। जब जर्मनी आपके हार गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी एक्सेस फोर्सेस डिफीट हो चुकी है मेजरली, तो इट लेड टू द कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ एक्सेस फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। अब नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन से भी सारी की सारी एक्सेस फोर्सेस को कंप्लीटली हटा दिया गया, ठीक है, उनको पूरा का पूरा नॉर्थ अफ्रीका से रिमूव कर दिया गया। नाउ इट एनकरेज्ड लैंडिंग्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। अब क्या होगा? ऑब्वियसली जब एक्सेस फोर्सेस आपकी हार गई हैं, तो अलाइड पावर्स तो आपकी जीत गई हैं, तो अलाइड पावर्स आपकी जीत गई हैं, तो अब वो अपनी ट्रूप्स को एनकरेज करेंगे कि आप जाओ भाई, अलग अलग जगहों में जाओ और अपना स्प्रेड करो। सो इट एनकरेज लैंडिंग्स ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन दी फ्रेंच टेरिटरीज। तो एनकरेज होने लगे आपके ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रेंच टेरिटरीज में, इन दी फ्रेंच टेरिटरीज ऑफ मोरक्को एंड अल्जीरिया, टू थ्रेटन दी जर्मन्स एंड इटालियंस फ्रॉम दी वेस्ट। तो आप देख रहे हो एक सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश और फ्रेंच का भी एक यूनियन बन रहा है। तो ये आपको क्या सिंबलाइज कर रहा है कि आपकी अलाइड पावर बहुत ज्यादा इस समय पर पावरफुल हो रही है। सो फ्रेंच टेरिटरीज ऑफ मोरक्को एंड अल्जीरिया टू थ्रेटन दी जर्मन्स एंड इटालियंस फ्रॉम दी वेस्ट, यानी कि जर्मन्स और इटालियंस को डराने के लिए फ्रॉम दी वेस्ट, व्हाइल दी 8th आर्मी क्लोज्ड इन ऑन देम फ्रॉम लीबिया। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसने एनकरेज किया ब्रिटिश ट्रूप्स को इन दी फ्रेंच टेरिटरीज ऑफ मोरक्को एंड अल्जीरिया, कि ब्रिटिश ट्रूप्स आपके जो फ्रेंच टेरिटरीज है मोरक्को और अल्जीरिया में आपके ब्रिटिश ट्रूप्स बढ़ने लगे, ताकि वो किसको थ्रेटन कर सके, किसको डरा सके, जर्मनी को और इटालियंस को फ्रॉम दी वेस्ट, वेस्ट वाले एरिया से, while the 8th आर्मी क्लोज्ड इन ऑन देम फ्रॉम लीबिया। और 8th आर्मी ने उनको लीबिया वाली जगह से भी घेर लिया था, मतलब क्लोज्ड इन ऑन देम फ्रॉम लीबिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि एल अलामीन इन अक्टूबर 1942 तो किस तरीके से आपकी एक्सेस फोर्सेस का डिफीट होता है और आपकी अलाइड पावर की विक्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। सो आई होप आपको एल अलामीन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। So as we are doing the offensives held in check, तो किस तरीके से आपकी एक्सेस फोर्सेस के ऊपर आपके अलाइड पावर एक काउंटर अटैक करते हैं, और इसमें हम यही देख रहे हैं कि आपकी अलाइड पावर्स जीतती जा रही हैं, यानी कि वो विक्टोरियस हो रही हैं, और आपकी जो एक्सेस फोर्सेस हो रही हैं उनका डिफीट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेस फोर्सेस का डिफीट हो रहा है और अलाइड पावर की विक्ट्री हो रही है। तो अब हम थर्ड पॉइंट को अपने डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टालिनग्राड, ठीक है। तो स्टालिनग्राड इज अ सिटी इन रशिया।
सिटी इन रशिया। तो रशिया के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है स्टालिनग्राड। तो स्टालिनग्राड एक जगह होती है जहां पर आप यही देखेंगे कि एक्सिस फोर्सेस और अलाइड पावर की आपस में लड़ाई होती है। देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। सो द जर्मन्स had reached Stalingrad at the end of August 1942. So it has been written here कि जो आपके जर्मन्स होते हैं, Germans had reached Stalingrad at the end of August 1942. तो अगस्त 1942 के एंड में आपके जो जर्मन्स होते हैं ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं? स्टालिनग्राड में। तो स्टालिनग्राड इज अ सिटी इन Russia. So, but though they more or less destroyed the city, जो आपके जर्मन्स होते हैं वो स्टालिनग्राड को जाकर पूरा का पूरा क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। But though they more or less destroyed the city, the Russians refused to surrender. Russians refused to surrender. तो जर्मनी ने बहुत ज्यादा नुकसान किया, तबाही मचाई, डिस्ट्रक्शन किया स्टालिनग्राड के अंदर, लेकिन जो रशियंस होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं सरेंडर करने के लिए। वो कहते हैं भाई हम तो आपको सरेंडर नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? तो यानी कि ये जो लड़ाई हो रही है ये जर्मनी वर्सेस रशिया हो रहा है, कि यानी कि जर्मनी और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है। तो रशिया आपका क्या सिंबलाइज कर रहा है? उस समय का यूएसएसआर, यानी कि आपकी अलाइड पावर। रशिया किसका पार्ट हो गया? आपकी अलाइड पावर का। और जर्मनी किसका पार्ट हो गया? आपका एक्सेस फोर्सेस का। जर्मनी और रशिया की जब आपस में लड़ाई हुई, ऑल्दो जर्मनी ने बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया वहां पर, बट रशिया was victorious in the war. रशिया ये लड़ाई जीत जाता है। ऑल्दो जर्मनी बहुत डिस्ट्रक्शन मचाता है, दैट वाज ट्रू, बहुत डिस्ट्रक्शन मचाई जर्मनी ने, लेकिन उस लड़ाई में कौन जीतता है? विक्टोरियस कौन होता है? आपका रशिया। तो जर्मनी और रशिया की लड़ाई में कौन जीतता है? रशिया जीत जाता है। ठीक है, आपके जर्मनी इसमें हार जाते हैं और रशिया जीत जाता है। अब लिखा है If Stalingrad had fallen, यानी कि अगर बाई चांस ऐसा होता कि स्टालिनग्राड had fallen का मतलब क्या है? कि अगर रशिया की डिफीट हो जाती तो क्या होता? तो ऑब्वियसली जर्मनी के पास ज्यादा पावर्स आ जाती। तो देखते हैं अब क्या क्या होता है, बट ऐसा हुआ नहीं था। विक्ट्री आपकी रशिया की ही हुई थी। तो रशिया वॉज विक्टोरियस, विच वॉज योर अलाइड पावर। तो आपकी अलाइड पावर इसमें जीत जाती है और एक्सेस फोर्सेस हार जाती हैं। लेकिन बाय चांस अगर ये हमारी इमेजिनेशन है, हम अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि इफ स्टालिनग्राड हैड फॉलन, कि अगर स्टालिनग्राड गिर जाता, यानी कि अगर रशिया का डिफीट हो जाता तो क्या होता? सो द सप्लाई रूट्स, जो सप्लाई रूट है फॉर रशियाज ऑयल फ्रॉम द Caucasus would have been cut off. तो जो रशिया का जो सप्लाई रूट है ऑयल का वो कट ऑफ हो जाता। क्यों कट ऑफ हो जाता? क्योंकि फिर ऑब्वियसली उस सप्लाई रूट पर कौन रूल करता? जर्मनी रूल करता ना। सो द सप्लाई रूट ऑफ रशियाज ऑयल फ्रॉम द Caucasus would have been cut off. तो वो सप्लाई रूट जो ऑयल का था वो कट ऑफ हो जाता। नंबर 1. Point number 2. The Germans had hoped to advance up the River Don to attack Moscow from the southeast. ठीक है, तो जर्मन्स अगर जीत जाते और रशिया हार जाता, यानी कि स्टालिनग्राड आपका गिर जाता, तब क्या होता? The Germans had hoped to advance up the River Don. तो उस समय पर क्या होता? उस टाइम पर ये होता कि जो आपके जर्मन्स हैं वो रिवर डॉन पे जाते और रिवर डॉन पर जाकर क्या करते? अटैक करते मॉस्को को। मॉस्को क्या है उस समय का? रशिया का कैपिटल, आपके यूएसएसआर का कैपिटल, रशिया का कैपिटल।
तो रिवर डॉन पे वो जाते टू अटैक मॉस्को। फिर वो वहां से अगर वो स्टालिनग्राड जीत जाते तो फिर वो मॉस्को के ऊपर अटैक करने की स्ट्रैटेजी बनाते। कौन? आपके जर्मन्स। सो द जर्मन्स हैड होप टू एडवांस अप द रिवर डॉन टू अटैक मॉस्को फ्रॉम द साउथ ईस्ट। वो साउथ ईस्ट से जाकर रिवर डॉन के थ्रू वो मॉस्को के ऊपर अटैक करते, बट ऐसा हुआ नहीं। ये तो हम अजम्पशन की बात कर रहे हैं कि अगर स्टालिनग्राड गिर जाता तो क्या होता, अगर रशिया हार जाता तो क्या होता। दिस प्लान हैड टू बी अबंडन्ड, यानी कि ये प्लान हुआ तो नहीं, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। जर्मन्स मॉस्को तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो स्टालिनग्राड में ही वो हार जाते हैं और आपका रशिया विक्टोरियस होता है। नाउ विद द डिफीट ऑफ जर्मन्स, जो ये डिफीट हुआ जर्मन्स का, विद द डिफीट ऑफ जर्मन्स इट shattered the myth that Germans were invincible. ये वाला जो मिथ था ना कि जर्मन्स इनविंसिबल है, इनविंसिबल मतलब अजर अमर अविनाशी, बोलते हैं ना जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। तो इट शैटर्ड द मिथ। तो ये जो इल्यूजन था, ये जो भ्रम था कि जर्मन्स को कोई नहीं हरा सकता, ये वाला जो मिथ था, जो इल्यूजन था, वो ब्रेक हो गया उस समय पर, बिकॉज इसमें जर्मन्स डिफीट हो गए एंड इट बूस्टेड द रशियंस मोरल। तो रशियंस का जो मोरल था, रशियंस का जो कॉन्फिडेंस था, वो बिल्डअप हो जाता है। क्यों बिल्डअप हो जाता है? क्योंकि ये ब्रेक कर देते हैं मिथ को कि दैट जर्मन्स कि वो अमर नहीं है, ठीक है, कि वो इनविंसिबल नहीं है। वो ये जो मिथ था कि जर्मन्स आपके इनविंसिबल है, उनको कोई नहीं हरा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जर्मन्स हार जाते हैं और आपका रशिया जीत जाता है। तो यहाँ पर हम क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि एक्सिस फोर्सेस का डिफीट हो गया और अलाइड पावर की विक्ट्री हो गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक द ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक। ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक में हमने क्या पढ़ा कि एक्सिस ऑफेंसिव्स हेल्ड इन चेक। एक्सिस ऑफेंसिव हेल्ड इन चेक का मतलब कि किस तरीके से आपकी एक्सिस फोर्सेस डिफीट हो जाती हैं अलाइड पावर्स के द्वारा, कि ठीक है, आपके अलाइड पावर्स एक्सिस फोर्सेस को डिफीट कर देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बस बहुत सिंपल है। सिंपल इतना है कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके अलाइड पावर्स ने एक्सिस फोर्सेस को हरा दिया है, क्योंकि अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यही पढ़ा है कि एक्सिस फोर्सेस बहुत पावरफुल हो रही थी। तो इसमें हम ये देख रहे हैं ऑफेंसिव हेल्ड इन चेक में कि एक्सिस फोर्सेस को अब आपकी अलाइड पावर्स ने हरा दिया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब हम अलाइड पावर की विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने मिडवे आइलैंड पढ़ा है। मिडवे आइलैंड के अंदर भी हमने सेम बात पढ़ी है कि अलाइड पावर की विक्ट्री होती है, एक्सिस पावर हार जाती है। फिर उसके बाद में जो हमने अपना सेकेंड पॉइंट पढ़ा था एल अलामीन वाला, उसके अंदर भी हमने यही देखा है कि अलाइड पावर की विक्ट्री होती है और एक्सिस फोर्सेस डिफीट हो जाती हैं। फिर सिमिलर मैनर में हमने स्टालिनग्राड के अंदर भी हमने यही देखा है कि आपका एक्सिस फोर्सेस डिफीट हो जाती हैं और अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है। I hope you have understood this topic well. If you have any queries or doubts, you can write down in the comment section. I would be happy to answer. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लेवल पे शेयर करना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड थोड़ा ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट ऑल्दो ये इतना मुश्किल है नहीं। इसको आप एक दो बारी सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। I wish you all the luck for your board exams. And one more thing which I would like to add on is कि आप अपने precautions लेते रहिए। आप wear a mask, keep washing your hands, take precautionary measures, ठीक है? तो आप अपना गर्म पानी पीजिए, like stay at home, don't go out. This is my humble request, and practice meditation if you can. So that will heal your body, that will energize your mind, your brain, your soul. तो ठीक है, हमें अपने कॉस्मॉस से क्या
इनहेल करना है, हमें पॉजिटिविटी को इनहेल करना है। जब हम पॉजिटिविटी को इनहेल करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ में। एंड ये पैंडेमिक के टाइम में मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर ही रहिए और अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रैक्टिस प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति अगर आप कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। उससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज होता है। सो डू ट्राई इट। विश यू ऑल द लक। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।